दोस्तों, एमेनुएल मैक्रों जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनका एक बयान आया है कि यूरोप जो है डेड हो सकता है। तो उन्होंने इस तरीके का बयान क्यों दिया है, आइए हम उसको समझते हैं। तो उन्होंने अपने एक यूनिवर्सिटी में जो है वो एक स्पीच दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा है कि यूरोप जो है मोर्टल है। मोर्टल का मतलब अर्थात इससे मतलब ये है कि यूरोप की भी जो है एक सीमित आयु है या उसकी भी जो है मृत्यु हो सकती है। तो दोस्तों, एक समझिए, यूरोप जो है एक कॉन्टिनेंट तो है ही, लेकिन साथ ही में यूरोप जो है कल्चर का नाम भी है। और यूरोप की एक अपनी थिंकिंग भी रही है पास्ट में। तो यूरोपियंस जो है असल में परेशान इसलिए हैं क्योंकि वो एक टाइम पे एक सुपर पावर होते थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से उनकी जो है दुनिया में एक तरीके से हैसियत घटती चली जा रही है। और ब्रेग्जिट के बाद से वो और ज़्यादा परेशान है क्योंकि जो ब्रिटेन और क्या कहते हैं अमेरिका है, उसकी अपनी एक जुगलबंदी है क्योंकि वह इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हैं, जबकि यूरोप में लोग जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन और अलग अलग तरीके की भाषा बोलते हैं। और यूरोप का एज अ होल जो है अमेरिका के साथ उतना इंटीग्रेशन नहीं है सिक्योरिटी का जितना कि जो है ब्रिटेन और अमेरिका का है, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका जो है फाइव आई अलायंस में भी आते हैं और वो आप लगभग A to Z सभी तरीके की सूचना एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। और आप इस बात को भी समझें कि यूरोप को, अगर आप जो यूरोपियन यूनियन है, अगर आप उसको देखेंगे और अमेरिका को देखेंगे तो वो एक तरीके से एक दूसरे के जो है कंपेटिटर भी हैं। यूरोप इस बात को कम समझता है, लेकिन अमेरिका इस बात को बखूबी जानता है कि अगर यूरोप जो है पूरी तरीके से, यूरोपियन यूनियन अगर पूरी तरीके से अपने जो उसका पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ करती है तो वो जो है अमेरिका को अच्छे से चैलेंज कर सकती है। और अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में अमेरिका की इस समय बहुत ज़्यादा थू हो रही है उसकी जो है पॉलिसियों को लेकर के, क्योंकि एक तो वो बोलते हैं कि आप दूसरे के जगह जो इन्वेट नहीं करते, जबकि वो इराक में, अफगानिस्तान में हर जगह पहले इन्वेट कर चुके हैं। मतलब अपनी कही हुई बात से वो खुद मुकर जाते हैं। तो और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अब चाइना और हिंदुस्तान के उभार के साथ साथ और रशिया के दोबारा से जो है जोश भर जाने के बाद अमेरिका को इस बात को ये डर लगता है कि अगर आप यूरोप से हट जाएं तो हर जगह उसको चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। वो उसको बार बार चीन का डर दिखाना पड़ रहा है लोगों को अपना इन्फ्लुएंस जो है दोबारा जमाने के लिए। जबकि आप देखें तो 1990 के दशक से लेकर अब तक जो है लोग हाँ में हाँ अमेरिका की बिना किसी जो मतलब उसको चाइना का डर नहीं दिखाना पड़ता था। जो अमेरिका टेबल पर रखता था लोग उसको जो है स्वीकार कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है आप हर जगह जाइए, चाहे टर्की हो, चाहे क्या कहते हैं हिंदुस्तान में हो, चाहे आप चीन में हो, और क्या कहते हैं चाहे आप जो है अब जापान में भी आप देख लीजिए कि जापान भी जो है पूरी तरीके से अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहा है। वो भी जो है अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को दोबारा जो है उसी हिसाब से जो है तरोताज़ा कर रहा है। और यूरोप में जो राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों भाषण दिया, उन्होंने कहा कि हमें अपनी साइबर सिक्योरिटी से लेकर जो जॉइंट यूरोपियन डिफेंस इनिशिएटिव है उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो उनका ये कहना था कि हम अमेरिकी हथियारों की बजाय या कोरियन हथियारों की बजाय जो हमको यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने हैं, हम एक पैकेज का निर्माण करें, मतलब कि हम एक फ़ंड बनाएं और उसमें जो है यूरोपियन इंडस्ट्री को ही जो है हम महत्ता दें। मतलब पहली प्राथमिकता हम यूरोपियन इंडस्ट्री को दें और उसके बाद जो हम हथियार बनाएं हम वो जो है क्या कहते हैं उनको दें यूक्रेन वालों को। तो इस बात को आप मेरी समझिए कि यूरोप जो है क्या ये उनका कहने का मतलब क्या है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जिस तरीके से यूरोप की डिफेंस पॉलिसी को उसके इंडस्ट्रियल बेस के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर उसके फिर इंडस्ट्रियल बेस को उसकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी के साथ कनेक्ट करते हैं, बाकी यूरोपीय देश वैसा नहीं जो है देखते हैं। तो हमको ये भी समझना पड़ेगा। और दूसरी बात एक ये भी है कि जर्मनी के साथ प्रॉब्लम ये है कि फ्रांस का एक अपना सोचने समझने का माइंड रखता है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जर्मन जो है बिल्कुल सो गए थे। अब वो थोड़े थोड़े जग रहे हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनके पीछे के कर्म ऐसे रहे हैं कि लोग जब भी जो है जर्मनी के बारे में सोचते हैं तो उन्हें हिटलर की याद आती है, और इसी वजह से जो है जर्मनी अपनी बातें खुल के नहीं कह पाता है। तो एक ये भी जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि और एक मेन बात यह है
कि अमेरिका जो है जर्मनी और फ्रांस के कंपटीशन के तौर में पोलैंड को खड़ा कर रहा है। उसने पोलैंड को जो है काफ़ी सारे जो है हथियार ऑलरेडी दिए हैं, उसने F-35 की भी डील उसके साथ हुई है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दे रहा। और पोलैंड खुद भी कोरिया के साथ एक पार्टनरशिप में आ रहा है, वो जो है अलग अलग टाइप के जो है वेपन्स कोरियन के साथ मिलकर जो है यूरोप में बनाने की बात कर रहा है। तभी जो है मैक्रोन ने अपनी स्पीच में एक तरीके से कोरिया को इनडायरेक्टली पॉइंट आउट भी किया था। तो हमें इस बात की भी समझने की ज़रूरत है कि यूरोपियन लोगों का डर क्या है। उनका मेन डर ये है कि हम इरेलीवेंट हो जाएंगे धीरे धीरे आगे आने वाले 20 से 25 सालों में। क्योंकि मेन बात ये है कि अगर आप छोटी छोटी कंट्रियों को देखें जो कि रशिया से बॉर्डर लगाती है, उनके लिए पहली प्राथमिकता जो है रशिया को न्यूट्रलाइज करना है। लेकिन जर्मनी और फ्रांस चाहते हैं कि हम रशिया को या तो किसी तरीके से इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकें, ताकि हम जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पर हैं उन पर जो है काम करना स्टार्ट कर सकें, क्योंकि ये वॉर उनके ऑलरेडी बहुत सारे रिसोर्सेज खा चुकी है। और अगर आप पूरी यूरोपियन यूनियन को देखते हैं तो उनके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन आप जब यूरोपियन यूनियन को एज ए अलग अलग देशों के रूप में देखते हैं, जैसे स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, तो उनके पास रिसोर्स जो है कम हो जाते हैं। तो एक ये भी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोपियन यूनियन जो है बीच में एक तरीके से उन्होंने क्या समझ लिया था कि अमेरिका का जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है वो जो है उनकी अपनी जो डिफेंस स्पेंडिंग है उसका सब्स्टिट्यूट है। लेकिन देखिए और यही तो उनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि कोई भी देश किसी दूसरे देश के लिए लड़ाई लड़ने नहीं आता है। जो भी जो है डील्स हुई हैं नाटो के पेपर्स पे, वो खाली पेपर ही हैं। अगर रशिया सही में यूरोप पर अटैक करता है तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या जो है अमेरिका अपने लोगों की जो स्वास्थ्य है उसको जो खतरे में डालता है। क्योंकि रशिया पे आप चाहे जो भी कह लीजिए, उसके पास एक बहुत ही बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल है। और सबसे बड़ी बात है उसको यूक्रेन से बहुत सारा वॉर का एक्सपीरियंस भी मिला है, जो कि जिसकी कोई भी कीमत नहीं लगा सकता। क्योंकि देखिए वॉर में जो है सबसे बड़ी चीज़ जो है आपका एक्सपीरियंस ही होता है। चीन ने अभी तक कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी है, उसके हथियार चाहे रशिया से बेशक बहुत बेहतर हो, लेकिन उसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो और सबसे बड़ी बात, ऐसा एक्सपीरियंस तो बिल्कुल नहीं है जो रशिया के साथ है। वो लगभग 2.5-3 साल से लगातार जो है वॉर में है, और वो काफ़ी उसने अपनी तकनीकों को जो है बदला है। तो यूरोपियन इस बात से डरते हैं कि वो डायरेक्ट रशिया से कन्फ्रंटेशन में नहीं आना चाहते हैं। लेकिन जबकि पोलैंड और ये सब देश जिनका जो है बेलारूस या रशिया से बॉर्डर लगता है, वो रशिया से डर खाते हैं, और वो चाहते हैं कि अभी इसी लड़ाई के ज़रिए जो है हम रशिया को इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को लगभग 30 से 40 साल पीछे ढकेल दें, और जो है हम उसको या तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, या रशिया को भी हम टुकड़ों में बांट दें, जैसे कि यूगोस्लाविया को बांटा गया था। तो एक ये बात है। लेकिन देखिए रशिया यूगोस्लाविया नहीं है, उसके पास जो है अपनी एक बहुत तगड़ा डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है। और सबसे बड़ी बात है, दुनिया भर की सारी चीज़ें जो फूड सिक्योरिटी होती है, सारे मिनरल्स होते हैं, वो रशिया में पाए जाते हैं। तो एक रशिया अपने आप में ही एक पूरी दुनिया है, रशिया एक देश नहीं है। अगर आप उसकी लंबाई चौड़ाई देखें तो वो दुनिया के कई बड़ी कंट्रियों से, तो उसमें तो 2-3 तो चाइना निकला, 5-6 तो इंडिया निकला है। तो आप एक पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, तो दुनिया का हर टाइप का मिनरल्स जो है उनके पास है। तो अगर देखिए रशिया ने अगर अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल करे ना, तो दुनिया की कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कम दाम में वो जो है ना पैदा कर पाए। क्योंकि जर्मनी का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस था वो इस लड़ाई से पहले पूरी तरीके से चीप रशियन एनर्जी और मिनरल्स पर डिपेंडेंट था, तभी वो दुनिया की चौथी जो है सबसे बड़ी इकॉनमी बने हुए थे। अभी वो तीसरे नंबर पे है, लेकिन ये देखिए उनकी इकॉनमी में रिसेशन भी आ रहा है, जो कि पहले नहीं था। तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।